बनाएंगे। भाग 1 में दोस्त हमने जो आपका पार्ट 1 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पार्ट 1 में हमने क्या जाना था आपका, बोलेंगे भाई, हमने उसमें जाना था भैया संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र, अर्थात हम कह सकते हैं, थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को ये साफ, इसको हम कह सकते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ शब्द का अर्थ साथी समझते हैं, संघ अर्थात हम बात कर रहे हैं यूनियन की। चलो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप सब लोगों को रिकॉल कराना चाहूंगा, क्या यूनियन में स्टेट्स उससे अलग होने का राइट रखते हैं? यानी राज्यों को क्या यह अधिकार है कि वो उस संघ से अलग हो सकते हैं या उस भौगोलिक क्षेत्र से अलग हो सकते हैं? क्या संघ में ये अधिकार होता है, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं। यहीं पर मैं समझ जाऊंगा कि आपको संघ की परिभाषा बहुत अच्छे से पता है। भारत में साथी अगर मैं बात करूं, भारत यूनियन है कि फेडरेशन है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, लेकिन हमने कहा था आपसे कि अगर हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक। क्या बोलेंगे हम उसको? अर्ध संघात्मक कहेंगे। तो भारत के संदर्भ में बात की गई यहां पर उसका क्षेत्र। क्षेत्र, टेरिटरी का क्या मीनिंग होता है? कभी भी हम वर्ड को पढ़े टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया। टेरिटरी का मीनिंग होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया अर्थात एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, और इस भौगोलिक, भौगोलिक समझ रहे हैं, जहाँ पे लैंड हो या आपका अन्य पर्यावरण की चीजें हो, उसको हम भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र, और इस ज्योग्राफिकल एरिया से मतलब होता है यूटी एंड स्टेट दोनों, यानी बोथ ऑफ यूटी एंड स्टेट दोनों होते हैं। टेरिटरी इस वर्ड को हम कभी भी यूज करेंगे तो आप समझ पाएंगे टेरिटरी का क्या। टेरिटरी वर्ड का मीनिंग है कि हम जब कभी टेरिटरी बोलेंगे तो उसका मतलब यूटी और स्टेट। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर अगर स्टेट लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे भैया क्या यूटी के बारे में नहीं है, तो वो दोनों के बारे में होगा। ओके, यहां पर आते हैं। यानी कि हमने कहा संघ और उसका क्षेत्र, तो मुझे बताइए कि भारत का साथी एक ज्योग्राफिकल एरिया है या नहीं है? जैसे मैं आपसे कहूं भारत का अगर टोटल एरिया आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भैया, जिसमें आपका कितने, क्या उसमें आपका यूटी हैं? हाँ जी, 8 यूटी हैं। अगर मैं पूछूं आपसे राज्य अर्थात स्टेट कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया 28 स्टेट हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बात की गई इस भाग 1 में, जो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है, वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल 1 से। यहाँ भी लिख सकते हैं, लिखेंगे एक बार, आर्टिकल 1 अर्थात अनुच्छेद 1। और ताली बजा करके एक बार शुरुआत कर दी जाए कि हम पहले अनुच्छेद से अब शुरू कर चुके हैं, बहुत कुछ हमने अब तक जाना है। अनुच्छेद 1 कहता है कि अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब संविधान को लिखा तो अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी, भारत अर्थात इंडिया। और साथ में इसका इंग्लिश वर्जन भी आप ध्यान देना थोड़ा सा, इंडिया दैट इज भारत। इंग्लिश में जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, क्या बोलेंगे? इंडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडिया, ठीक है। देखा, दोनों शब्दों को जरा ध्यान से देखें। हिंदी में जो शुरुआत होती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में किस शब्द से होती है? तो अनुच्छेद 1 का पहला शब्द भारत होता है। वहीं इंग्लिश में जो शब्द है वो साथी आपका इंडिया होगा। यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा दोस्त, बड़े सावधानी से उत्तर देना है। अगर मैं कहूँ भारत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे?
या दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, पहले का उत्तर बताएं तभी दूसरा पूछेंगे, क्योंकि आपको, आप जिस देश में रहते हैं या हम जिस देश में रहते हैं उसके नाम के बारे में जो भी ज्ञान है वो हमको सबसे पहले होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने कहा भारत को इंग्लिश में इंडिया कहेंगे, और जितने लोगों ने इंडिया कहा वो सब गलत हैं, जितने मेरे प्यारे साथियों ने भारत लिखा वो सब सही हैं। यानी यहां पर ये एक दूसरे के ट्रांसलेशन नहीं है, एक दूसरे के अनुवाद नहीं है। यहां कभी भी आप भारत को लिखेंगे तो भारत यहां पर इस वर्ड के लिए है और इंडिया यहां पर इस वर्ड के लिए है। तो इंडिया को हिंदी में भी इंडिया और अंग्रेजी में भी इंडिया, और भारत को हिंदी में भी भारत और अंग्रेजी में भी भारत हम कहेंगे। बात क्लियर है? कभी भी आप ये ना समझे कि एक दूसरे शब्दों का ट्रांसलेट है, यानी कि इंडिया को हम भारत नहीं कहेंगे ट्रांसलेशन में और भारत को हम इंडिया नहीं कहेंगे ट्रांसलेशन में। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर इस लाइन को देखें, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ राज्यों का संघ होगा? क्या इस अनुच्छेद 1 में कहीं भी यूटी की बात आपको दिख रही है, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? क्या, मेरा आपसे प्रश्न दोबारा से मैं दोहराता हूं, क्या इस अनुच्छेद को जरा ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी यूटी की बात की गई है? या इंग्लिश में भी आप देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको कहा गया है, तो आप कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, भैया यहां पर तो हमको नहीं दिख रहा है कहीं भी यूटी का जिक्र है, तो क्या नहीं है? यहीं पर आगे फिर इस बात का कहीं आप लोगों को डाउट ना हो कि भाई कहीं हम लोग ये ना समझ लें कि यार पहले अनुच्छेद में कहीं यूटी को तो बताया ही नहीं गया, सिर्फ राज्यों की बात की गई है। तो यहीं पर इसको एक्सप्लेन किया गया, एक बिंदु बना के लिखेंगे, भारत संघ के राज्य, ये जो राज्य शब्द है तो उसको डिफाइन किया गया है, भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अनुसूची 1 में दिए गए हैं। भाई अगर आप उस लाइन को पढ़ेंगे तो डाउट होता है कि नहीं होता? फिर से हम देखें कि सिर्फ राज्यों की बात भैया की गई है, राज्यों का संघ होगा, यहां पर यूटी की तो बात ही नहीं की गई। यानी दिल्ली जो है वो भारत के संघ में शामिल नहीं है क्या? क्या पांडुचेरी शामिल नहीं है? क्या चंडीगढ़ शामिल नहीं है? क्या लक्षद्वीप अंडमान निकोबार शामिल नहीं है? तो इसीलिए इस बात का डाउट ना हो तो संविधान सभा ने यहां पर लिखा भारत संघ के राज्य जो हैं वो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अब राज्य से अनुसूची 1 में क्या मतलब है, ये हमने आपको बताया भी था। क्या बोलेंगे? भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं, यानी कि द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन आर डिस्क्राइब, ये आर गिवन इन स्केड्यूल 1। अब स्केड्यूल 1 क्या कहती है? स्केड्यूल 1 कहती है, स्केड्यूल 1 कहती है कि जो राज्य है, राज्य से मतलब हमेशा होगा, पहली बात राज्य में जो शामिल होगी वो तो जो आज साधारण आप राज्य देखते हैं, स्टेट। दूसरा, संघ शासित प्रदेश जिनको हम यूटी कहते हैं। तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि भैया सिर्फ राज्यों के बारे में बोला गया है, उन्होंने इसी बात को यहाँ पर भी क्लैरिफाई किया, जितने भी राज्य हैं या जितने भी यूटी हैं। और तीसरा तीसरा बिंदु यहाँ पर कहा गया है अर्जित क्षेत्र के बारे में। अर्जित क्षेत्र यानी कि एक्वायर्ड एरिया। अनुसूची 1 में इस बात को कह दिया गया। तो कितने राज्य हुए भारत में? 28। 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ये अर्जित क्षेत्र से क्या मतलब है? देखो, राज्यों में अपनी सरकारें होती हैं, संघ शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिनमें केंद्र के द्वारा शासन होता है। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? एक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है जिसका अर्जन कर लिया गया हो। अर्जन मतलब किसी अन्य देश से उसको लिया गया हो। जैसे इसका एक उदाहरण आप सोचिए, क्या कभी भारत ने किसी ऐसे क्षेत्र का अर्जन किया है जो भारत का हिस्सा नहीं था? उत्तर देंगे तो आप कहेंगे जी भैया 1975 में
सिक्किम का विलय हम कर चुके हैं, सिक्किम को हम मिला चुके हैं, यानी कि उसके लिए भी स्पेस छोड़ा गया है अनुसूची 1 में। और क्या भविष्य में हम किसी क्षेत्र को मिला सकते हैं? मान के चलिए पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहां पे अक्सर पाकिस्तान का विरोध होता रहता है, और कल को भारत सरकार उस एरिया को क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले या एक्वायर्ड कर ले, तो वो हिस्सा भी हमारे भारत में जो शामिल होगा वो किस में शामिल हो जाएगा? अनुसूची 1 में, और यही राज्य है। तो अनुसूची 1 में कितनी कैटेगरी बताई गई हैं? आप कहोगे स्टेट, यूटी एंड एक्वायर्ड एरिया बताए गए हैं। तो अब कभी नहीं कहेंगे कि अनुच्छेद 1 में भैया राज्यों का संघ बताया गया है, तो आप कहेंगे वहां पर राज्यों को परिभाषित भी किया गया है, और राज्यों की परिभाषा ये कहती है कि उसके अंतर्गत राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र होंगे। बात क्लियर है? वापस लेके आएंगे यहां पर। अब हमारी बात चल रही थी भारत अर्थात इंडिया। इंडिया क्या बोलेंगे? दैट इज, इसको बोलते दैट इज, जिन साथियों को नहीं पता आई ई का मतलब क्या होता है? दैट इज। और दैट इज जो होता है ये बना है इडेस्ट से। इडेस्ट, इडेस्ट एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है एक, ठीक है। बड़ी बहस हुई हमारी संविधान सभा में कि कॉमा यहां पर लगेगा, दैट इज के बाद में लगेगा कॉमा, भारत को पहले रखना चाहिए इंग्लिश में भी, और बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं इंडिया को पहले लिखना चाहिए। आपने अभी साथी देखा होगा कुछ टाइम पहले एक बहस जन्मी थी हमारे देश में, और बहस कुछ इस तरह थी कि हमारे देश में G20 सम्मेलन होने वाला था, और G20 सम्मेलन जो होने वाला था, तो G20 सम्मेलन से पहले हमारे देश के राजनेताओं को जो दावत दी जाने वाली थी, उस दावत के लिए राष्ट्रपति साहब न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो राष्ट्रपति साहब का जो लेटर आया उसको ध्यान से पढ़िए, इस पर क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो कि अब से पहले क्या होता था? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब ये लेटर इशू हुआ तो पूरे देश में ये हो गया कि क्या इंडिया का नाम अब भारत हो गया है? क्या अब इंडिया की जगह हम भारत लिखेंगे? अच्छा, दूसरी बात आई यहां पर, ये G20 सम्मेलन में मोदी जी बैठे हुए थे, इनके आगे इस पे देखिए, जो यहाँ पे आपका जो कंट्री प्लेट लगी हुई होती है, जिन भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो चूंकि आप सबको पता होना चाहिए G20 अभी इंडिया में ही हुआ, तो इस पर क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़ के मुझे बताइए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ अगर शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो। देख पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? इस पे पढ़ के बताइए इसको। तो आप कहेंगे भैया भारत लिखा हुआ है। तो इस बात को लेकर के बड़ी बहस थी कि भाई इंडिया का जो नाम है वो इंडिया क्यों हम बोलते हैं, हम उसको भारत क्यों नहीं कहते हैं? हम तो हमेशा भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, इंडिया माता की जय का नारा तो हम कभी नहीं लगाते, तो मतलब इसको चेंज क्यों नहीं करते? पहली बात तो क्या देश का नाम बदला जा सकता है? पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया देश का नाम बदला जा सकता है। अब इसके लिए मुझे कुछ आपको बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए वापस चलेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि देश में उठी एक बहस और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो, कहीं किनारे पे लिखना, जैसे फारस है, फारस एक देश था, फारस का नाम बदल के उस देश को ईरान किया गया, यानी ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। और आप कहेंगे ये कर लिया वहां पर जो ईरानी गवर्नमेंट थी उसने 1935 में। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे सीलोन, सीलोन किसका पुराना नाम है? सीलोन भैया श्रीलंका का पुराना नाम है, भारत का पड़ोसी देश है ये भी। 1972, 1972, ठीक है, 1972। बर्मा भारत का ही हिस्सा था। बर्मा भारत से किस साथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अलग हुआ था? तो आप सबको पता है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से बर्मा अलग हो गया था, भारत का ही हिस्सा था। लेकिन क्या आज हम इसको बर्मा कहते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, बर्मा का जो नाम म्यांमार हुआ 1935 अधिनियम से, 1937 में ये अलग हुआ था म्यांमार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो म्यांमार नाम है ये इन्होंने अपना चेंज कर लिया 1989 में, 1989 में, ठीक है। हॉलैंड, जहाँ के लोगों को हम बोलते थे डच भारत में आए, तो वो डच हॉलैंड के ही लोग थे, लेकिन इन्होंने भी अपना नाम क्या बदल लिया? द नीदरलैंड्स। हॉलैंड ने अपना नाम द नीदरलैंड कब किया था? तो द नीदरलैंड नाम इन्होंने किया आपका अभी 2019-20 में, 2020 आई थिंक सो, इसको देख लेना, 19-20 ही है हॉलैंड। और एक जैसे तुर्की था आपका, टर्की, तुर्की का नाम बदल के क्या हो गया?
तुर्की हो गया,